आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं को शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, महिला दिवस महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। आज महिला दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन महिलाओं की उपलब्धियों और उनके योगदान को मनाने के लिए भी है। ये सक्षम है, बहुमुखी है और सफल है, कार्यस्थल में गतिशील है और घर के लिए समर्पित है। महिलाओं के मल्टीटास्किंग रोल को आसान करने और उन्हें विवेक और शांति प्रदान करने में योग की महती भूमिका है। हमारी सेहत में हमारी आज की प्रस्तुति भेंटवार्ता महिलाओं के स्वास्थ्य हेतु योग का महत्व। योग प्रशिक्षिका ईश्वरी श्रीधर से बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। योग स्वस्थ जीवन जीने की एक कला और विज्ञान है। ये व्यक्ति के शरीर, मन, भावना और ऊर्जा के स्तर पर काम करता है। आज की महिलाएं कई काम एक साथ कर सकती हैं। पुराने समय के विपरीत उनके कर्तव्य केवल घर के कामों तक सीमित नहीं है। वो एक माँ, एक बहन और एक पत्नी होने के साथ साथ एक शिक्षित, स्वतंत्र महिला भी है, जो घर और करियर के बीच संतुलन बनाए रखने की अंतहीन कोशिश करती है। चूंकि महिलाएं समाज के वृक्ष की जड़ों की तरह हैं, इसीलिए उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना भी बहुत जरूरी है। आइए महिलाओं के स्वास्थ्य के महत्व को समझें और जानें कि योग उन्हें कैसे तंदुरुस्त बना सकता है। तो हमारा आज का विषय आप समझ ही गए होंगे। आज हम बात करेंगे महिलाओं के लिए योग की क्या महत्ता है, और इस विषय पर हमें और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक विशेषज्ञ भी हैं। आप हैं ईश्वरी श्रीधर। आप एक योग इंस्ट्रक्टर हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है ईश्वरी आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में। नमस्कार मैडम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। योग इट्स अ वर्ड, संस्कृत वर्ड है ये, जिसका नाम है जोड़ना। किस शरीर और भगवान को, परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का जोड़ना, शरीर। और आजकल की महिलाएं, इट्स अ वेरी कॉमन इश्यू। ऑल ऑफ अस आर हैविंग वेरी वेरी प्रॉब्लम्स, जैसे प्यूबर्टी, मेनोपॉज, वेट लॉस, बैक पेन प्रॉब्लम है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीसीओएस है, हार्मोनल चेंजेस हैं। महिलाओं की ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे योगा करने से हम ये सब ठीक कर सकते हैं। वी कैन क्योर। इट इज 100% सेड दैट वी कैन क्योर। तो आपने बताया कि बहुत सारी समस्याएं हैं, वो तो हैं, क्योंकि हमारी जीवन शैली भी ऐसी है कि आज हम उतना ध्यान अपने पर नहीं दे पाते हैं। चाहे उसको मल्टीटास्किंग कहें, जैसे मैंने शुरू में कहा, महिलाएं पहले जैसे सिर्फ घर पे नहीं काम कर रही हैं, वो बच्चों को भी देखती हैं, घर भी देखती हैं, सारा घर का काम करती हैं, पर अपना करियर भी देखती हैं। इस तरह से समय को बांटना मुश्किल हो जाता है, अपने लिए समय निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। मैडम, यही आधा घंटा, 1 घंटा आप अपने लिए जरूर निकालना ही चाहिए मैम। चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, चाहे फॉर ऑल एज ग्रुप। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ओपन पार्क में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज दौड़ सकते हैं, थोड़ा रनिंग, स्किपिंग, जो भी है। घर में भी आप, ऐसा नहीं है कि किचन में ही आप कर सकते हैं। जैसे सीटी बज रही है, 10 मिनट हम वहाँ वेट करना पड़ेगा हमें, तो ये ताड़ासन वगैरह आपको जो ईजी है एक्सरसाइज है, घर के अंदर ही आप 10 काउंट कर सकते हैं। प्राणायाम वगैरह तो बैठ के ही करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा शांत मेडिटेशन प्रोसेस में करना है इसको। जो बाकी एक्सरसाइज है, त्रिकोणासन, ये सब आप किचन में, हॉल में, जहाँ पर भी कर सकती हैं। वैसे एडवाइसेबल ये है कि आप बाहर ओपन एरिया में ब्रीदिंग करें तो ही इसका उपयोग मिलेगा, ज्यादा होगा। तो बस यही हमारे इस कार्यक्रम का आज मकसद है ईश्वरी जी, कि हम चाहेंगे कि जितनी भी महिलाएं इस कार्यक्रम को सुन रही हैं वो समझें कि इसका कितना महत्व है। और जैसा आपने बताया कि जरूरी नहीं है कि आप घंटा 2 घंटा इस पर अपना लगाएं, आप कम समय पर कुछ ऐसे आसन कर सकते हैं या अपने काम के साथ साथ कर सकते हैं, जैसा आपने बताया, जिससे समय भी बचेगा, लेकिन वो आपको बेनिफिट देगा। तो ये मैं चाहूंगी कि आप वो आसन भी हमें बताएं कौन कौन से हो सकते हैं। और साथ ही साथ हम कुछ उन बीमारियों की भी आज चर्चा करना चाहेंगे जिन पे योग अच्छा असर करता है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि अगर हम बच्चियों से बात करें, हमारी बच्चियां जो हैं, टीनेजर बेटियां हैं, युवतियां हैं, तो उनमें एक आम समस्या देखने में आजकल सुनने में आ रही है, वो जो है पीसीओएस की समस्या। तो एक तो ये पीसीओएस की समस्या में क्या योग कुछ हेल्प कर सकता है? पीसीओएस के कारण गर्भवती नहीं हो सकती हैं आजकल की
महिलाएं, इसलिए क्या किया है हमने, भुजंगासन, बटरफ्लाई, ब्रिज पोज, बो पोज, धनुरासन, बोट पोज और चक्की चलाना। उस जमाने में हम लोग चक्की चलाते थे, हाथ से ही आटा पीसना हो, ग्राइंडर, आजकल के जमाने में ग्राइंडर मिक्सी ये सब आ गया है, उस जमाने में सब ये हम अपने हाथ से करते थे, इसलिए कोई भी बीमारी हमें नहीं टच किया। तो ये चक्की चलाना पोज, ये सब ऐसा पोसेस है जो बाय नेचुरल इट कम्स, सो वी हैव टू फॉलो दैट पोसेस। चक्की चलाना, दो पाँव को फैला के दो हाथ को अच्छी तरह घुमाना है, इस राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड 5 टाइम्स यू हैव टू डू, देन ओनली इट विल कम टू अ स्टेज गुड। ठीक है, तो ये जो हमने बात की पीसीओएस में, इसमें एक आम जो समस्या होती है कि गर्भ धारण करने में युवती को प्रॉब्लम आती है, तो आपने बताया कि ये आसन हेल्प कर सकते हैं गर्भ धारण में। अब हम बात करना चाहेंगे, जैसे हमारी बहुत सारी सुनने वाली जो साथी होंगी वो गर्भवती भी होंगी या अपनी फैमिली प्लान कर रही होंगी, तो एक जनरल ये होता है कि गर्भावस्था में वजन बढ़ता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है और लोग एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। तो मैं चाहूंगी आप बताएं कि ऐसे कौन से आसन हैं जो उन्हें करना चाहिए, कर सकती हैं, और उससे कुछ फायदा होता है क्या प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम? देखिए, गर्भवती टाइम में 1 to 3 सेमेस्टर तक जो है वो नॉर्मल एक्सरसाइज आपको कैट पोज, त्रिकोणासन, बटरफ्लाई, बद्ध कोणासन और एंगल पोज, वीरभद्र कोणासन, ये सब आप कर सकते हैं फर्स्ट। और 8th और 9th सेमेस्टर में आपको थोड़ा प्राणायाम, उस टाइम पे मेडिटेशन, यू हैव टू बी पीसफुल। अगर आप पीसफुल रहोगे तभी बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी, उसका माइंड, उसका आप जो गाना सुन रहे हैं वही उसको जाएगा, आप अगर अच्छे म्यूजिक सुन रहे हैं वो भी उसको जाएगा, जाके पहुंचेगा। सो मेडिटेशन और प्राणायाम इज मस्ट फॉर गर्भवती। और 2 है, प्रीनेटल है और एंटीनेटल एक्सरसाइज भी है। जो एक्सरसाइज है जो ज्यादा स्ट्रेस करके नहीं कर सकते वो 1 to 3 सेमेस्टर में, फिर 9th सेमेस्टर में आप थोड़ा हल्का सा कर सकते हैं एक्सरसाइज। और चेयर में बैठ के भी आप कर सकते हैं एक्सरसाइज, पाँव को हिलाना है, दीवार से भी आप कर सकते हैं 90 डिग्रीज करके, उसमें भी पाँव हटाना, फिर उसको जोड़ना, नमस्ते करना पाँव से। बम हैज टू टच द वॉल एंड लेग्स अपसाइड, ओके, एंड यू हैव टू स्ट्रेच आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, 5 टाइम्स काउंट एंड डू नमस्ते विथ लेग, विथ लेग। हाँ, ओके। अच्छा। उसमें फिर आप बटरफ्लाई कर सकते हैं, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना बढ़िया है। आपका पेल्विक एरिया है जो थोड़ा नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये आपको हेल्पफुल रहेगा और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। जी। अगर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की बात करें या ध्यान और मेडिटेशन की बात करें तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ जी मैडम, आप ऐसे हवादार जगह पे सुखासन में पहले बैठ जाइए, उसमें लोम और विलोम करिए, उसके बाद भस्त्रिका कपालपति 5 टाइम्स काउंट आप करेंगे तो आपका इंक्रीज हो जाएगा। महिला का शरीर ही ऐसा बना है कि समय समय पर बहुत सारे हार्मोन्स का बदलाव होता है, तो मानसिक और शारीरिक रूप से उन सारे बदलावों के समय वो स्वस्थ रह सके, उसके लिए कौन कौन से आसन आप बताएंगे? हार्मोनल चेंजेस के लिए है भुजंगासन, ब्रिज पोज एंड कैमल पोज। ठीक है, मेनोपॉज टाइम में 90 डिग्रीज पोज, प्यूबर्टी टाइम में ट्री पोज, इसको बोलते हैं, या ये वृक्षासन बोलते हैं इसको, ट्री पोज, हाँ, और ताड़ासन और बाउंड पोज, ये सब आसनास हैं जिसको करने से आपको नॉर्मल प्यूबर्टी, हार्मोनल चेंजेस और मेनोपॉज, ये जो है आप इसको नॉर्मल स्थिति में लेके आ सकते हैं अगर पोसेस करेंगे आप तो। अच्छा, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि एक आम जो महिला वो सुंदर दिखना चाहते हैं, हाँ जी, प्रेजेंटेबल दिखना चाहते हैं, है ना, और समय नहीं होता है उस पर कि आप ज्यादा वर्कआउट कर सकें, तो वेट की जो एक समस्या होती है, जनरली मिडिल एज में ज्यादा ये समस्या बढ़ जाती है, तो सबको ये होता है कि हमारा कैसे वजन कम करें। तो योग में ऐसी कौन कौन सी मुद्राएं हैं, ऐसे कौन कौन से आसन हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं? वेट लॉस का है, सबसे मेन है सन सैल्यूटेशन, दैट इज सूर्य नमस्कार। मैं आपको 12 पोसेस के नाम बता देती हूँ। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम कहाय नमः, ओम पुशिन्यै नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः। ये 12 पोसेस ऐसे पोसेस हैं, अगर आप इसको करेक्ट फॉलो करें तो कोई सा भी आपको समस्या हो आपका क्योर हो जाएगा। स्टार्टिंग विथ 10 2 काउंट्स 108 तक कर सकते हैं आप। अच्छा, आधे घंटे में हो जाएगा, आपको जरूर हो जाएगा। मतलब जब ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती होगी तो यू कैन डू टिल अप टू 108। इट्स नॉट दैट मच हार्ड, जस्ट आप 2 काउंट करके 12 24 ऐसे आप इंक्रीज करके आप 108 तक कर सकते हैं। और संडे आपको तो फ्री है, सन सैल्यूटेशन नाम ही इसका है संडे, तो सूर्य भगवान को देख के आप ओपन एरिया में आराम से कर सकते हैं। ये तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं होती है कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है? देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए सिर्फ इसमें रेस्ट्रिक्शंस है, वो आखिरी इस टाइम पे वो सब नहीं कर सकते,
बाकी ऑल एजेस, छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़े कोई भी कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी और बैक पेन सब कुछ क्योर हो जाएगा आपको। अच्छा, बैक पेन में भी आराम मिलेगा? जरूर, बिल्कुल। कोबरा पोस है इसमें, जो हिरण्यगर्भ है ना, जो कोबरा पोस है इसमें बैक पेन आपको अच्छी तरह स्ट्रेस मिल जाएगा उसमें, उससे आपको क्या हो जाएगा, बैक पेन रिलीफ हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाएगी और नॉर्मल हो जाएंगे आप। एक हेल्दी स्किन, हेल्दी हेयर है ना, वो बहुत जरूरी होता है। तो क्या ये आंतरिक जो योग और मेडिटेशन से कहते हैं ना कि अंदर से खूबसूरती हो जाती है, तो उसके लिए भी कोई आसन बताइए, क्या कर सकते हैं? हाँ जी, फेस एक्सरसाइज के लिए है काकी मुद्रा, जिससे क्या होता है, सबसे पहले क्या करना है, इनहेल फ्रॉम नोज और एक्सहेल फ्रॉम लिप्स। ठीक है, 5 टाइम्स, मतलब नाक से सांस लें और मुंह से सांस निकालें। अच्छा। और एक है सर्वांगासन, भुजंगासन, कपालपति ऑल्सो। Breathe in, breathe out. You have to touch your ribs while breathe out. Breathe in upside, breathe out with touching ribs. ये सब एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको फेस जो है, और फेशियल एक्सरसाइज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम माथे से लेके यहाँ जॉ लाइन तक फुल आपको एक्सरसाइज है। आई रोटेशन है, चीक्स का है, 2 थंब फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर को रख के आप ऐसे आईब्रोज को प्रेस करके कर सकते हैं। और ये जो पाम है इसको रख के आप आराम से ऐसे रब कर सकते हैं। ये सब अपने आप ही कर सकते हैं। चीक्स को रब दोनों हाथ से चीज को रब कर रहे हैं, ना ही ब्यूटी पार्लर पाने की ज्यादा जरूरत है, सब अपने हाथ अपने आप ही कर सकते हैं हम ये सब एक्सरसाइज। और एक और है इसमें, मुंह बंद करके ऐसे गॉगलिंग करते हैं। हाँ, मैं देख सकती हूँ, ईश्वरी जी यहाँ पे स्टूडियो में करके मुझे दिखा रही हैं। धन्यवाद। कि आपने मुंह में हवा भरी और अपने गाल फुला लिए, थोड़ी देर होल्ड किया और फिर हवा निकाल दी। तो ऐसे लगभग कितनी बार एक दिन में करना चाहिए? 5 टाइम्स, आप जितनी बार भी इंक्रीज कर सकते हैं। 30 टाइम्स तक आप आराम से कर सकते हैं। 30 टाइम्स मिनिमम 5 टाइम्स। ये बहुत आसान है, अगर हम ऑफिस में भी हैं कहीं भी तो कर सकते हैं। एज रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हो जाते हैं जब महिलाओं की उम्र बढ़ती है, मीनोपॉज की जैसे मैंने बात की, तो उन महिलाओं के लिए आप कौन सी खास एक्सरसाइज बताएंगे? हाँ, एज रिलेटेड है बोट पोज, जैसे बोट नाव होता है ना, नौकासन बोलते हैं हिंदी में इसको, और स्टैंड फॉरवर्ड पोज है, ब्रिज पोज है, और उसमें प्लैंक जितने टाइम भी आप 10 काउंट से लेके 100 काउंट 200 काउंट तक आप कर सकते हैं प्लैंक। पर ये अधिक उम्र वाली महिलाएं कर पाएंगी? अगर आप 60+ हैं तो आप सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही करें, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है स्ट्रेच करने की। मैं स्टार्टिंग फ्रॉम हेड टू टो तक आपको बता देती हूँ। पहले फेस रोटेशन, हेड रोटेट 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद शोल्डर रोटेट 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद हिप रोटेट 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद नी रोटेट जो है नी, उससे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दैट। नीचे टो एंड हील, इन दोनों को भी आप लेग स्विंग करके 5 टाइम्स क्लॉक और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करके, ये है स्टार्टिंग एक्सरसाइज जो कोई भी आराम से कर सकते हैं। वेरी इजी टू डू इन ऑल एजेस। जी, ये बहुत अच्छा आपने बताया कि अगर कोई शुरुआत कर रहा है या किसी की उम्र ज्यादा है तो वो ये एक्सरसाइजेस, बेसिक एक्सरसाइजेस ईश्वरी जी ने बताई जो आप कर सकते हैं और आपको रूटीन में करनी चाहिए। आज हमने योग के बारे में, महिलाओं के जीवन में योग के महत्व के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त की। और योग और ध्यान बहुत ही सरल व्यायाम है जिनके बारे में या जिनके साथ अगर हम रहते हैं तो हमें बहुत लाभ मिल सकता है। इसके लिए केवल एक योगा मैट और रोजाना अभ्यास करने की जरूरत होती है, जैसा कि ईश्वरी जी ने अभी बताया। यदि नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है। तो अपने जीवन में आज से ही बदलाव लाइए। अगर आप योग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर रही हैं तो योग को अपने जीवन में लाइए और इससे आप अपने जीवन में देखिए कितना सुधार आपको मिलेगा। तो हम ईश्वरी श्रीधर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप योग इंस्ट्रक्टर हैं, आप यहाँ स्टूडियो में आई हैं और महिलाओं के लिए योग की क्या महत्ता है इस पर आपने काफी विस्तृत तौर पर हमें जानकारी दी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर मैम, थैंक यू। महिलाओं के स्वास्थ्य हेतु योग का महत्व। अभी आप योग प्रशिक्षिका ईश्वरी श्रीधर से शालिनी मित्तल की बातचीत सुन रहे थे। और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एक भेंट वार्ता, महिलाओं में हृदय रोग। हमारी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनुपम गोयल। आप सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। आपसे बात कर रहे हैं डॉक्टर जवाहर लाल जैन। अनुपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं समझता हूँ ये जान लेना बहुत जरूरी है कि दिल की कौन कौन सी बीमारियां, सबसे पहले तो ज्यादातर कौन सी ज्यादा देखने में आती है और महिलाओं में कौन सी ज्यादा देखने में आती है। श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दिल की बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं।
हम सब भी अपने आसपास सुनते हैं कि अचानक अच्छे भले आदमी को या किसी लेडी को दिल का दौरा पड़ा या अचानक उनकी डेथ हो गई। बहुत जरूरी है हम ये समझें कि दिल की बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं और हम क्या कर सकते हैं जिससे हम दिल की बीमारियों को बढ़ने से रोक पाएं। सबसे कॉमन है हार्ट अटैक की बीमारी। कुछ दिल की बीमारियां होती हैं जो जन्मजात होती हैं, जिन्हें हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं, बट वो अलग चीज है। वो बड़े होने तक अक्सर पता लग जाती हैं या उनका कोई ना कोई लक्षण आने से ट्रीटमेंट हो जाता है। हार्ट अटैक का मतलब हुआ कि हार्ट की धमनियों में जो ब्लड वेसल्स हार्ट को ब्लड पहुंचाती हैं, क्योंकि हार्ट भी एक मशीन है जिसे कॉन्टिन्यूअसली काम करना है, तो हार्ट को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो वहां ब्लड वेसल से पहुंचती है। मोटे तौर पे 3 मेन आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को ब्लड पहुंचाती हैं। अब बहुत सारे कारणों से जो मैं अभी आपको बताऊंगी, जब उसमें रुकावट आ जाती है तो हार्ट को ब्लड कम मिलता है। जब बीमारी की शुरुआत हो तो अक्सर ब्लड की कमी हार्ट को तब महसूस होती है जब हार्ट ज्यादा काम कर रहा हो, जैसे कोई दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है या कोई एक्सर्शन कर रहा है। एक्सर्शन सिर्फ फिजिकल नहीं होती, एक्सर्शन साइकोलॉजिकल भी होती है। तो इमोशनल स्ट्रेस इज एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल स्ट्रेस। तो ऐसे कंडीशंस में जब लगे कि छाती में तनाव है, सांस में दिक्कत है या घबराहट हो रही है, तो इसका मतलब हुआ कि हार्ट में ब्लॉकेज बननी शुरू हो गई है। यंग एज में हार्ट की प्रॉब्लम महिलाओं में थोड़ी कम है, बट स्पेशली आफ्टर द मेनोपॉज और आफ्टर द 4th डेकेड हार्ट की प्रॉब्लम महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा है। अगर भारत में अमूमन 1 करोड़ डेथ हो रही हैं, तो उसमें से 20 लाख सीधा हार्ट रिलेटेड कॉज से हो रही हैं। और हार्ट प्रॉब्लम का अच्छा ये है कि अगर टाइम से पता लगे, हम उन्हें कंट्रोल कर पाए, तो हार्ट से होने वाली बीमारी को रोका जा सकता है। तो डॉक्टर अनुपम जी, खास तौर से जब हम बात रिस्क फैक्टर्स की, जैसा आप कह रहे हैं, किस किस को आप रिस्क फैक्टर मानते हैं? देखिए, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे उम्र बढ़ने के साथ हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा होता है, जैसे मेनोपॉज हुआ उसके बाद हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा होता है। किसी को अगर फैमिली हिस्ट्री है हार्ट प्रॉब्लम की, तो उसे हार्ट प्रॉब्लम होने की टेंडेंसी यंग एज में भी ज्यादा हो सकती है। पर कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें हम जरूर मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे शुगर। डायबिटीज बहुत मेजर रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज इंडिया में बढ़ रहा है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया डायबिटीज और हार्ट डिजीज की कैपिटल है वर्ल्ड की। वी हैव मोस्ट पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। तो शुगर से जितना रिस्क एक आदमी को होता है हार्ट अटैक होने का, से 3 से 4 गुना, पर एक लेडी में हार्ट अटैक शुगर की वजह से होने का रिस्क और ज्यादा होता है, 5 से 6 गुना। सो अगर विमेन में डायबिटीज है तो वो उनके लिए और ज्यादा नुकसान करती है एज कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। ऐसे ही हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन इज अगेन वेरी कॉमन डिजीज। दीज आर ऑल लाइफस्टाइल डिजीज। हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल, हमारा खान पान जिसमें हम बहुत सारे सैचुरेटेड फैट्स खाते हैं, चलना फिरना कम किया है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों का ही रिस्क बढ़ जाता है और वो दोनों हार्ट अटैक होने का बहुत मेजर रिस्क फैक्टर है। थर्ड हुआ हाई कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ऐसी चीज है जो आपको खुद से नहीं पता लगेगा कि बॉडी में बढ़ा है, तभी डॉक्टर्स हम सजेस्ट करते हैं कि आप समय समय पर अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं। और एक बहुत कॉमन कॉज है स्पेशली यंग पेशेंट्स में स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से नॉर्मल आर्टरीज में भी क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। स्मोकिंग से हार्ट अटैक विमेन में होने का रिस्क बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल हु आर स्मोकिंग। और कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो विमेन के ही स्पेशल हैं, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज, वो यंग एज में स्पेशली स्मोकिंग के साथ कोलेस्ट्रॉल को बहुत बढ़ा देता है। दूसरा साइको सोशल प्रेशर, जो हमारी सोसाइटी के कुछ प्रेशर्स हैं जो विमेन ज्यादा सोचती हैं। इमोशनल स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हार्ट डिजीज, बहुत बड़ा कारण है जिससे रियल हार्ट अटैक्स होते हैं। चौथी बात हुई एक्टिविटी, तो बहुत जरूरी है कि वो एक्टिव हो। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इमोशनल स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर हार्ट डिजीज इन विमेन। डॉक्टर साहब, ओबेसिटी का बारे में क्या कहेंगे? मोटापा एक बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज का, सीवीए का, स्ट्रोक का। क्योंकि मोटापे का मतलब ये हुआ कि एक्टिविटी ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है। ये जरूर है कि हार्मोनल इम्बैलेंस से मोटापा बढ़ जाता है। कुछ कंडीशंस हैं, पीसीओडी हुई, हम उनको कार्डियो मेटाबॉलिक कंडीशंस बोलते हैं, जिनकी वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होता है तो फैट जल्दी इकट्ठा होता है। बट इसका भी इलाज है। देखिए, जितना हम खाना खाएंगे, अगर हम उतना यूज
यूज नहीं करेंगे कैलोरीज को तो वो बॉडी में फैट बढ़ेगा। दूसरा, खाने में हमारे नॉर्मली खाने में आप देखें, हमारे इंडिया में प्रोटीन इंटेक ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे कम है। हम सिर्फ 12 ग्राम प्रोटीन दिन का खाते हैं। हमें कम से कम 45 से 50 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। एंड फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला, खाना संतुलित खाइए, फिजिकल एक्टिविटी रखिए। आप रोज टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, हफ्ते में 3 दिन निकालिए, 4 दिन निकालिए। आप जिम नहीं जा रहे हैं, वॉक कीजिए। मोटापा मतलब हाई BMI इज अ वेरी बिग रीजन फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम्स एंड अदर डिसऑर्डर्स। महिलाओं में हार्ट प्रॉब्लम डायग्नोज न होने की एक बहुत बड़ी वजह है कि उनके सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे अमूमन आजकल हम लोग सब जानते हैं कि किसी को अगर छाती में दर्द हो रहा है, लेफ्ट आर्म में जा रहा है, तो ये हार्ट की प्रॉब्लम है और जल्दी से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली महिलाओं में बहुत बार ये चेस्ट पेन क्लासिकल नहीं होता। शोल्डर्स में पेन, बैक में पेन, नेक में स्टिफनेस, बहुत बार लगता है सिर्फ गैस जैसी फीलिंग। गैस्ट्राइटिस एक ऐसी कंप्लेन है जिसके साथ हार्ट प्रॉब्लम बहुत ओवरलैप करती है और बहुत कंफ्यूजन होता है। पेन इन द अपर एब्डोमेन, रेस्टलेसनेस, दूसरा चक्कर की फीलिंग, या बस अच्छा नहीं लग रहा, जी घबरा रहा है, ये सब भी प्लीज हो तो उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि ये सब हार्ट प्रॉब्लम की निशानी विमेन में हो सकती है। और इन्हीं एटिपिकल सिम्टम्स की वजह से बहुत बार हार्ट प्रॉब्लम का डायग्नोसिस लेडीज में लेट होता है। एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन क्या कराना चाहिए? बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो सीधा सीधा आपको गाइड करेगा ECG। बट अगर जैसे आपको कल प्रॉब्लम हुई, आप आज जा रहे हैं डॉक्टर्स के पास, तो डॉक्टर के पास और भी टेस्ट है उसको गाइड करने का। हार्ट का एंजाइम होता है, इको होता है। इन सब टेस्ट के साथ पता लग सकता है कि हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। डॉक्टर साहब, अक्सर ये बात होती है कि साहब, कुछ डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं, साहब आप देसी घी 1 चम्मच तो ले ही सकते हैं रोज। कुछ कहते हैं घी बिल्कुल नहीं लेना, घी, मक्खन, तेल बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। तो क्या आज के टाइम में जरूरी है कि बिल्कुल सूखी चुपड़ी रोटी खाई जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके रिस्क फैक्टर्स क्या है और आपका कोलेस्ट्रॉल कितना खराब है। आपको सिंपल उबला रूखा खाना खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देसी घी उतना नुकसान नहीं करता। देसी घी में पॉलीसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, तो आप रिफाइंड ऑयल यूज करें या कम मात्रा में देसी घी यूज करें, उसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। आपको जो चीज अवॉइड करनी है प्रोसेस्ड फैट, जैसे मक्खन में नमक भी होगा, वो प्रोसेस्ड घी है। उसके बदले आप हमारा देसी घी जरा यूज करेंगे, वो मक्खन के मुकाबले बेटर है। चीज के बदले हमारा पनीर बेटर है, क्योंकि वो कॉटेज है, उसमें प्रोसेस नहीं है, फैट्स कम है। और रोटी पे हल्का घी लगाने में कोई हर्ज नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई मेडिकल कंडीशन है या आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। आप आराम से चुपड़ी हुई हल्की चुपड़ी रोटी खाइए। आप अवॉइड कीजिए ट्रांस फैट्स वाली चीजें। ट्रांस फैट्स का मतलब हुआ जो चीजें उबलते हुए घी तेल में पकती हैं, वो जितनी देर उबलते घी में रहेंगी उसमें उतने ही ट्रांस फैट्स बढ़ते जाएंगे। डॉक्टर, नमक की बात करें तो लोग कहते हैं साहब सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट होना चाहिए, नमक कम से कम लीजिए। जैसे हमारे एज पर हाइपरटेंशन गाइडलाइंस डैश डाइट हम बोलते हैं दिन में 2.4 ग्राम सोडियम इज द हाईएस्ट विच वन शुड कंज्यूम। उसका माने ये हुआ कि एक छोटी चम्मच भर नमक आप दिन भर में अपने खाने में यूज कर सकते हैं। पर ये मान के चलिए, नमक सिर्फ वो नमक नहीं है जो आप ऊपर से डाल रहे हैं। हर खाने में इनहेरेंटली कुछ ना कुछ सॉल्ट और सोडियम होता है। तो सबसे सेफ चीज है आप खाने में एक्स्ट्रा नमक मत डालिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई साइड पे है, सैलेड पे, किसी चीज पे अगर आपको लगता है, आप नींबू डालिए नमक के बदले। हार्ट अटैक अगर किसी को हो रहा है तो जितना जल्दी हम जो ब्लड नहीं मिल रहा है जिस मसल्स को, उसको खोल दें तो हार्ट आपका नॉर्मल होने का चांस बहुत अच्छा है। कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि हार्ट मसल्स जब डेड होती हैं, हार्ट का साइज बढ़ जाता है, हार्ट की एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो अरिथमियास का रिस्क भी बढ़ जाता है। और ये क्लॉट जो बना है या दिक्कत है, उसको पिघलाने के लिए दवाइयां भी होती हैं जो खून के क्लॉट को, थक्के को पिघला देती हैं। अगर किसी के पास एंजियोग्राफी की, एंजियोप्लास्टी की सुविधा नहीं है तो वो भी यूज की जा सकती है। बट एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी ऐसी स्टेज में लाइफ सेविंग होती है। डॉक्टर साहब, एक अंत में एक छोटी सी एक सलाह दे दीजिए कि जो श्रोताओं, खास तौर से अपने महिला श्रोता और हृदय का स्वस्थ रख सके, अपने हृदय का ख्याल रख सके, उसके लिए आप क्या मैसेज, संदेश देना चाहेंगी? अमूमन लोग ये मान लेते हैं कि महिलाओं को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, तो सबसे पहले अवेयरनेस जरूरी है, ताकि आप अपनी किसी भी कंप्लेंट को इग्नोर ना करें। अपना लाइफस्टाइल का ख्याल रखिए, अपना संतुलित अच्छा हल्का खाना खाइए। जरूर अपने लिए समय निकालिए कि आप कोई ना कोई व्यायाम करें। जैसे आप घर में बाकी सबकी सेहत का ख्याल करते हैं, अपना ख्याल करें। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को चेक कराएं। अपना वजन संतुलित रखें। डॉक्टर अनुपम गोयल, आपने जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी महिलाएं और हृदय रोग से संबंधित, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
महिलाओं में हृदय रोग। अभी आप इस विषय पर डॉक्टर अनुपम गोयल से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। आप सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। आपसे बात कर रहे थे डॉक्टर जवाहरलाल जैन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं, प्रतिवर्ष 13 मार्च विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में एक अति महत्वपूर्ण खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमृता अस्पताल में 47 वर्षीय वैज्ञानिक का किडनी का सफल ट्रांसप्लांट किया गया। ये सर्जरी देश में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। आइए सुनते हैं मरीज श्री देवेंद्र ने हमें क्या बताया। मेरा नाम देवेंद्र बार्लेवर है। मैं रहने वाला महाराष्ट्र से हूँ। मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एज ए साइंटिस्ट काम करता हूँ और मेरा 3rd ट्रांसप्लांट हो चुका है। तो ट्रांसप्लांट के बाद एक्चुअली थोड़ा डाइट को लेकर भी रिस्ट्रिक्शन है और डॉक्टर साहब ने बोला कि अगले 2-3 महीने मेरे को आइसोलेशन में रहना है और ये फेस मास्क पहन के रहना है, ताकि क्योंकि अभी मेरे बहुत हैवी डोज चल रहा है इम्यूनोसप्रेसेंट का। तो अभी इम्यूनोसप्रेसेंट की वजह से मेरा इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है, इसलिए मुझे इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एक तो मुझे ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना है और लोगों से थोड़ा कम मिलना है, ताकि मतलब एयर पोल्यूशन वाला और एयर से जो इन्फेक्शन है वो कम हो। ये प्रॉब्लम मुझे 2008 में डिटेक्ट हुआ। एक बार मुझे जॉन्डिस हो गया था और वो जॉन्डिस ठीक नहीं हो पा रहा था काफ़ी समय से। पता चला मुझे काफ़ी हाई बीपी है और उस समय तो डॉक्टर्स ने मुझे एडमिट करके बीपी मेरा मैनेज कर दिया था, बट वो समहाउ कंट्रोल हो नहीं पाया और मुझे बताया गया कि हाइपरटेंशन की वजह से मेरा क्रिएटिनिन ग्रेजुअली बढ़ रहा है और उसकी वजह से मेरी किडनीज में असर पड़ा और अल्टीमेटली मुझे डायलिसिस में आना पड़ा। फर्स्ट डोनेशन मेरी मदर ने किया था और उस समय उनकी एज भी ज़्यादा थी। इस वजह से मुझे बताया गया कि क्योंकि जब एज ज़्यादा होती है तो एक टेस्ट होता है GFR, उससे पता चलता है कि आपकी किडनी कितनी अच्छे से फिल्टर आउट कर रही है। तो GFR उनका थोड़ा सा कम था, लेकिन क्योंकि मेरे फैमिली में कोई और डोनर था नहीं, तो डॉक्टर ने कहा कि आपके पास और कोई सोल्यूशन है नहीं, बट तो अगर आप चांस लेने के लिए तैयार है तो हम आगे चल सकते हैं। तो क्योंकि ऑप्शन था नहीं तो हमने उस समय हाँ बोल दी और अनफॉर्चुनेटली वो किडनी ज़्यादा चली नहीं और 1.5 साल के अंदर मेरे को दोबारा डायलिसिस में आना पड़ा। दूसरा ट्रांसप्लांट मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने दी थी और क्योंकि उस समय वो 45 ईयर्स के थे और उनका GFR भी बहुत अच्छा था, इस वजह से वो किडनी अगले 10 साल तक बहुत अच्छे से चली। बट कोविड में थोड़ी सी दिक्कत आ गई और क्योंकि मुझे कोविड हो गया था तो मेरी इम्यूनोसप्रेसेंट डॉक्टर्स ने रोक दी थी और उस वजह से किडनी का फंक्शन फिर डिक्लाइन हो गया। 9 जनवरी 2025 को मेरा ऑपरेशन हुआ अमृता हॉस्पिटल में और क्योंकि ये कैडेवर डोनेशन था तो डॉक्टर से हमें एक्सप्लेन कर दिया था कि इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और रिजेक्शन के चांसेस भी हैं, बट क्योंकि अब अगेन मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं तो मैंने ये एक चांस लिया और ईश्वर की बदौलत ये थोड़ा सफल भी हो गया। क्योंकि पहले जब मैं डिस्चार्ज हुआ था तो मेरा क्रिएटिनिन 2.1 पे था और अब वो धीरे धीरे कम होते होते 1.1 पे आ गया है। इस चुनौतीपूर्ण सर्जरी को सफलतापूर्वक करने वाले चिकित्सकों से भी हमने बातचीत की। आइए सुनते हैं ये बातचीत। I'm Dr. Ahmed Kamal. I'm a senior consultant urologist in Amrita Hospital, Faridabad. The biggest surgical challenges, is that already the places where we place a kidney normally has been utilized. So there is normally we place the first transplant on the right side in the right iliac fossa, to say that below the umbilicus on the right side. And the second transplant is traditionally placed on the left side, same level below the umbilicus. Now the third time transplant, it's a challenge at where to place a kidney, because above there are already 2 native kidneys, natural kidneys, and below there are 2 transplanted kidneys. So the initial challenge was that where to place a kidney. So for that we had to plan before the procedure. We got a CT scan done so that we could find a place to anastomose, that is combine the artery to the artery and vein to the vein. It's a very thin built, with the space inside was less. So it was really a challenging task. I am Dr. Kunal Gandhi. I am a senior consultant nephrologist. Kidney acts like a filter. So whenever the filters get damaged, there are a lot of toxins which start to build up in the body and it starts to cause problems. Major problem which we see in such patients is fluid retention. It can lead to breathing difficulty. It can lead to low appetite. It can lead to malnutrition. It can lead to weak bones, easy fractures.
It can lead to mental status problems. Patients at times, they have brain issues. So all these are major problems which can happen in a patient with advanced kidney failure. There are two types of transplant generally which we do. One is a live donation and the other is a disease donation. So by live donation, I mean that somebody from the family, a living person, is donating a kidney. So if a person has a patient has a willing donor at home, in the immediate family, so the transplant can be done within a month or so. The problem arises when you don't have a living donor. So in that case, you have to register for a disease donor program. So in India, unfortunately, the program is not well developed as compared to those in the Western world. So the waiting time can be as much as 3 years, 4 years, or even maybe longer. इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।